अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हर्टलेस की हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो उसे अपने साथ एक मस्जिद में लाया था। उसी इन्फो लेकर उसने उसके हान बाबा से रब्ता किया। वो उनका नंबर नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसके हान बाबा किसी बहुत बड़ी मार्केट के मालिक के दोस्त थे, जो इंटरनेट पर भी काफ़ी फेमस थी, जिसकी वजह से दर को हान बाबा से रब्ता करने में आसानी हुई। उसने हान बाबा को वाज़ेह अल्फाज में ये बताया था कि वो परी से निकाह करना चाहता है। परी ने उन्हें बताया कि वो किस तरह पाकिस्तान से दुबई लाई गई है और यहाँ उसे दर्ग मिला। वो दर्ग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब परी ने उन्हें ये बताया कि दर्ग ने यहाँ उसकी इज्जत और जान बचाई है, तो हान बाबा ने उसे दर्ग से निकाह करने की इजाज़त दे दी। दर्द दुबई जैसे मुल्क में उसे अपने साथ बिना निकाह के नहीं रख सकता था, जबकि वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था उसे अपने घर ले जाकर। मस्जिद में बहुत सादगी से उन दोनों का निकाह हुआ। उनके निकाह के दौरान हान बाबा फ़ोन कॉल पर मौजूद थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रही है। हान बाबा से उसने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की थी कि उसे खुद भी यकीन आया कि ये वही शख्स है जो पिछले 4 दिन से उसके साथ रहा है। उसने हान बाबा को बेफिक्र करके उनसे वादा किया था कि वो परी का मुकम्मल इलाज करवाने के बाद उसे पाकिस्तान लेकर आएगा, उनसे मिलवाने के लिए। हान बाबा को उससे बात करके बहुत खुशी हुई थी, लेकिन निकाह की इजाज़त मिलते ही उसने कह दिया था कि वो वीडियो कॉल पर उनके साथ ही रहेगा निकाह की पूरी रस्म के दौरान, और उसने ऐसा ही किया था। सादगी से निकाह करके वो दोनों मस्जिद के बाहर आए। दोनों का रिश्ता बदल चुका था। आप कहाँ जाना है? परी ने पूछा। घर जाना है। और कहाँ जाना है? वैसे भी काफ़ी लंबा नहीं था ये हमारा निकाह। पता नहीं मौलवी क्या क्या पढ़ रहा था, क्या निकाह इतना लंबा होता है? वो उसके साथ निकलता हुआ पूछने लगा। हाँ, निकाह तो लंबा होता है, बहुत कुछ पढ़ा जाता है, खुशहाली की दुआ मांगी जाती है। क्या आपने कभी किसी का निकाह अटेंड नहीं किया? वो उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। उन्हें ये पहला इत्तेफाक था किसी के निकाह को अटेंड करने का, और वो भी अपने खैर अच्छा था। मज़ा आ गया। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला तो परी ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। कितना अजीब था ये शख्स। उसने कभी किसी का निकाह अटेंड नहीं किया था और अपने निकाह में मज़े ले रहा था। पता नहीं उसकी ज़िंदगी आगे क्या होने वाली थी। सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब वो उसे लेकर सोसाइटी के अंदर दाखिल हुआ। एक आंटी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हुई थी। गाड़ी अंदर आते देखकर वो घर से बाहर निकल आई। परी बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दर्द ने बताया तुम्हें कोई बीमारी है? अल्लाह तुम्हें जल्द शिफा याब करे। अपना ख्याल रखा करो। कोई भी मसला हो तो हमें ज़रूर बताना, हमें अपना ही समझ बेटा। वो उसे बहुत प्यार से कह रही थी, जबकि दर्द को कुताए हुए अंदाज में अंदर चला गया। जी आंटी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब बेहतर हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। कितने प्यारे थे यहाँ के लोग, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे, और दर्द इस बात को समझ नहीं पा रहा था। उनके लहजे में किसी भी किस्म का कोई मतलब नहीं था, बस वो अपनों से दूर थे, इसलिए सबको अपना बना के रखते थे। कितने मोहब्बत करने वाले थे ये लोग। वो उन लोगों को पाकर खुद बेहद खुश थी, लेकिन शायद दर्द उसकी खुशी को नहीं समझ सकता। इसके लिए ये सब कुछ ड्रामा था। एक दूसरे ये लोग झूठी मोहब्बत जताते थे, सिर्फ दिखावा करते थे, लेकिन उसे यकीन था कि दर कभी ना कभी उन लोगों को समझ जाएगा कि ये कोई दिखावा नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। बेटा, हम दिन में तुमसे मिलने के लिए आएंगे, अभी जाओ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यहाँ तुम्हें सर्दी में बाहर नहीं खड़े रहना चाहिए, और ऊपर से तुमने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, जाओ आराम करो। आंटी ने फिक्रमंदी से कहा तो वो हाँ में सारी लाती अंदर चली गई। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने वज़ू करके सबसे पहले फजर की नमाज अदा की थी। अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त रख ली थी, उसे एक नाम दे दिया था। अब वो यहाँ उस घर में किसी गैर महरम रिश्ते से नहीं बल्कि एक जायज़ रिश्ते से रह रही थी। अब उसे इस घर में रहने में कोई मसला नहीं था। मसला तो पहले भी पेश नहीं आया था। दर्द यकीन करने के काबिल था। उसने पहले भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिसे लेकर वो परेशान होती या उससे अनसिक्योर महसूस करती। वो नहीं जानती थी कि दर कैसा इंसान है, क्या करता है, किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, उसकी सोहबत कैसी है, या फिर वो किस तरह की आदतों का मालिक है। उसे बस ये पता था कि वो बुरी नीयत का मालिक नहीं है, वो होश परस्त नहीं है। उसमें हज़ार बुरी आदतें होंगी, लेकिन किसी औरत को गलत निगाह से देखना उसने पिछले 4 दिनों में कहीं दफ़ा उसने नोट किया था। अगर कोई भी लड़की या औरत उसके पास से गुजरती तो वो नज़र झुका लेता था, और ये उसकी वाह खूबी थी जो उसको बेहद पसंद थी।
दर्क बाहर आया तो वो सोफे पर लेटी हुई थी। सो तो नहीं रही थी, लेकिन उसे बाहर देखकर उसके सर पर आ रुका। मैंने तुमसे निकाह इसलिए नहीं किया कि तुम्हें यहाँ बाहर सोफे पर सुलाऊं। उठो यहाँ से और अंदर कमरे में चलो, और आज तुम वहीं पर रहोगी, मेरे कमरे में, मेरे बेड पर। निकाह हो चुका है हमारा, अब हम दोनों एक दूसरे के महरम हैं, इसलिए ये ड्रामेबाजी बंद करो, उठो और कमरे में आओ। वो उसे कमरे में आने का इशारा करते हुए कहने लगा, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ आसानी से सो सकती हूँ, आप आराम करें। वो घबराए हुए लहजे में बोली, क्यों यहाँ क्यों सो सकती हो, जबकि अंदर बेड है और अब हम कोई गैर भी नहीं है। एक दूसरे के लिए तो बेहतर है कि तुम भी अंदर आके सो जाओ बेड पर, बहुत बड़ा मज़ा आता है, हम दोनों आसानी से वहाँ सो सकते हैं, और तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ उस अज़वाजी ज़िंदगी शुरू करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें देखकर मेरे अंदर किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं जागती मेरे लिए। फ़िलहाल तुम सिर्फ एक प्लास्टिक की गुड़िया हो, इतनी सी हो तुम, किसी छोटी सी बच्ची से भी छोटी, और तुम्हारी इतनी सेहत भी नहीं है कि तुम मेरे साथ रिलेशन बना सको। तो इस चीज़ को लेकर तुम्हें फ़िक्रमंद होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम अज़ कम अगले 6 महीने तक तुम्हारे साथ इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखता। तुम्हारा इलाज हो जाए, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद सोचेंगे हम रिलेशनशिप के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी के लिए मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा, तो बेहतर है कि तुम बेफ़िक्र होकर अंदर आ जाओ। इस रिश्ते के लिए मैं तुम्हें 6 महीने दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं जिस लड़के से शादी करना चाहता था उसका मुसलमान होना ज़रूरी था, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुसलमान हो। इसके अलावा मेरी लड़की को लेकर और कोई भी डिमांड नहीं थी, मेरी बीवी का सिर्फ मुसलमान होना शर्त था। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ या तुम्हारा इलाज क्यों कर रहा हूँ, तो असल बात यह है कि मुझे ये घर बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त का घर था, लेकिन 6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उनकी फैमिली ये घर उस सोसाइटी के किसी इंसान को बेचकर यहाँ से चली गई, और ये सोसाइटी के लोग किसी अकेले लड़के को ये घर देने को तैयार नहीं थे। मैं किराए की बीवी लाता, इससे तो बेहतर है कि असली बीवी ले आया। तुम यहाँ से पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान तुम्हारा इलाज नहीं है, वहाँ जाकर तुम कोई नौकरी करोगी, फिर तुम किसी मुल्क में कानूनी तरीके से जाओगी, फिर वहाँ जाकर नौकरी करोगे, अपना इलाज करवाओगी, वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर तुम्हारे लिए काफ़ी सारे मसले बन जाती है। इससे बेहतर है कि तुम यहाँ पर रहकर अपना इलाज आसानी से करवा सकती हो, और यहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं हूँ। हमारे इस रिश्ते को लेकर आगे जा सकते हैं। आप कमरे में आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसके करीब से उठकर अंदर चला गया, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कमरे के अंदर आई थी, क्योंकि अब बहुत सारी बातें क्लियर करने का वक्त आ गया था। ये बात गलत नहीं थी कि वो उसका शोहर था, लेकिन वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहती थी जो एहसास से आ रही हो, जितना इन दिनों में उस शख्स को वो समझी थी, उसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो दर्क अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। उसे देखकर फ़ोन रखकर बेड पर आने का इशारा किया। दर्क, इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेरे शौहर हैं, मुझ पर हर किस्म का हक रखते हैं, आपने निकाह करके मुझे अपना नाम दिया है, यहाँ रहने की एक वजह दी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में शादी या शादीशुदा ज़िंदगी को निभाना कहीं पर भी नहीं था। आपने कहा कि आप अपनी बीवी के लिए सिर्फ इतना सोचते हैं कि वो मुसलमान हो, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं बिना एहसास के किसी रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहती दर्क। मैं अपने शौहर को सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं अपना सकती। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो बहुत गलत कहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको नमाज अदा करते नहीं देखा, और जो मुसलमान नमाज अदा नहीं करता वो मुसलमान कहलाने के हक नहीं रखता। ये मत सोचिएगा मैं आप पर उंगली उठा रही हूँ, या आपका और अल्लाह का मामला है ये। आप बेशक ना पढ़ें, लेकिन दूसरे को मुसलमान होने का एजाज़ आप नहीं दे सकते। आप मुझे सिर्फ मेरे नाम को लेकर मुसलमान कहते हैं, तो आपकी सोच गलत है। और जहाँ तक मेरे प्लास्टिक की गुड़िया बोलने का सवाल है, तो शायद आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरी इज़्ज़त नफ्स की तौहीन की है। ये कमेंट मेरी सेहत को देते हुए किया होगा, लेकिन आपने कहा है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, और जब तक मेरा इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक मैं आपके काबिल नहीं बन सकती। आप चाहते हैं कि 6 महीने के बाद मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करूँ, जिसमें आप एहसास से आ रही सिर्फ एक मजबूरी की तरह ये रिश्ता निभाएं, और मैं अपने जज्बात, अपने एहसास को मार कर आपके साथ एक ऊंचाई ज़िंदगी गुजारूँ। तो मेरा जवाब नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं जाना चाहती। आपने मुझसे शादी की ताकि आप एक फ़ैमिली की तरह अपने दोस्त के इस घर में मुझे रख सकें, और कोई भी आप पर सवाल ना उठाए, और मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। आप 6 महीने के बाद इस रिश्ते को निभाना चाहें या नहीं चाहें, लेकिन मैं इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं जाना चाहती थी। मैं आपके घर में रहने को तैयार हूँ। आप इस घर को छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके लिए अजीज़ है, तो मैं आपकी फ़ैमिली के रूप में हर किसी के सामने रहने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी बीवी के रूप में इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसका लहजा बेहद नरम था, वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। उसके अंदाज से कहीं से भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि वो गुस्से में है, लेकिन वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो गुस्से में है, लेकिन शायद
शायद अपने गुस्से को ज़ाहिर नहीं कर पा रही, शायद इस चीज़ की इजाज़त भी उसकी सेहत उसे नहीं देती थी। क्लियर बात करो, तुम चाहती क्या हो? इतनी देर में वो सिर्फ एक ही जुमला बोला था, मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ, मैं अपना इलाज भी खुद करवा लूँगी, मैं खुद ही कोई नौकरी तलाश करूँगी। वो क्लियर बात करने लगी। मतलब कि तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? तुम इस घर में नहीं रहोगी मेरे साथ? उसे हैरत का झटका लगा था। वो उठकर सीधा होकर बैठा। नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी आपके साथ। आखिर आपने मेरी इज्जत बचाई है, मुझे अपना नाम दिया, आप मुझे यहाँ रख रहे हैं, ये सब मेरे लिए आपके किसी एहसान से कम नहीं है। लेकिन मज़ीद आपका एहसान नहीं लेना चाहती। मैं इस रिश्ते की आड़ में आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मतलब कि तुम कहना चाहती हो कि 6 महीने तक तुम यहाँ मेरे घर में सबके सामने मेरी बीवी के तौर पर रहोगी, और जो एहसान मैंने तुम पर किया है बकौल तुम्हारे, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी तुम हिसाब बराबर यही करना चाहती हो तो याद रखना, मैं तुम्हें दोबारा अस्पताल लेकर गया हूँ, तुम्हारा चेकअप करवाया है, उसके पैसे भी तुमने मुझे देने होंगे, और बाकी खाने पीने के लिए तुम्हें मैं ही दूंगा। इस घर में तो ये घर साफ़ करना और इस घर के काम वगैरह करना तुम्हारा काम है। आसान अल्फाज में सबके सामने तुम बेशक मेरी बीवी के तौर पर ये सब कुछ करोगी, लेकिन मेरे लिए तुम एक मुलाजिम हो, और इस घर का और बेड का किराया जब तुम्हारी नौकरी शुरू होगी तब से देना। वो बेड के बीचों बीच तकिया लगाते करवट बदल कर लेटने लगा था। फिर अचानक उठकर उसे देखते हुए बोला, और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें छूने की, हाथ लगाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि सच में तुम मेरे नज़दीक प्लास्टिक की गुड़िया ही हो, एक छोटी सी क्यूट सी बच्चे। तुम्हें देखकर तुम एक चॉकलेट पकड़ाने का दिल करता है, तुम्हें देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इंस्पेक्टर ने तुम में ऐसा क्या देखा कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। इतनी सी तो खुद तो वो दूसरी बार 2 उंगलियों के बीच थोड़ा फासला बनाते हुए उसे मज़ीद आग लगा गया था। और अगर तुम्हें मेरी इस बात से इतनी ज़्यादा तौहीन महसूस हुई है तो खुद को बेहतर करने की कोशिश करो। और एक और बात, गलती से भी छत पे मत जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होती हैं, आगे ही कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाया हूँ, उन हवाओं की वजह से उड़ कर कहीं पर मत चली जाना। और कल से तुम नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। मैं ज़्यादा दिन फ्री का नहीं खिलाता, तो बेहतर है कि जल्द से जल्द तुम अपनी नौकरी तलाश करो। और करवट लेता वो आंखें बंद कर चुका था। परी को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे रोना भी आने लगा। वो बेड पर लेटी उसको इसकी पीठ को गुस्से से घूरे जा रही थी। अल्लाह करे आप इतने कमज़ोर हो जाएं कि मैं फूंक मारूं और आप उड़ जाएं। काफ़ी देर के बाद इसकी थोड़ी सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। क्या चूजे की तरह चूं चूं किए जा रही हो? क्लियर बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो नींद से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला। ओ हाँ, ये याद आया, तुम तो हो ही चूजी, चूं चूं ही करोगी ना। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। उसकी बद्दुआ पर वो उसे दवा देता हुआ दोबारा लेट गया। जबकि अपनी इतनी ज़्यादा तौहीन पर उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था वो बिल्कुल भी नहीं रोएगी, बल्कि उसे दिखाएगी कि उसके कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके सारे पैसे भी वो उसके मुंह पर मारने का इरादा रखती थी। बस उसकी एक दफ़ा नौकरी लग जाए, वो अपना इलाज खुद ही करवाएगी, उस शख्स का कोई एहसान नहीं लेगी, और वो उस घर का भी किराया देगी, और जो उसका खाती है उसके बदले वो वैसे भी घर को साफ़ कर रखेगी, क्योंकि गंदगी में रहना उसकी आदत नहीं थी। वो गुस्से से खोलती आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। नींद कब उस पर सवार हुई वो नहीं जानती थी, लेकिन आज पहली बार उसे किसी पर इस हद तक गुस्सा आया था। वो उसे प्लास्टिक की गुड़िया कहता था, कभी चूजा कहता था, कभी उसकी सेहत पर कमेंट करता था, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था वो हिम्मत नहीं हारेगी, एक बार उसकी नौकरी लग जाए। उसकी आंख खुली तो उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसों का लम्स महसूस हुआ। वो झटके से उठ बैठी थी। दर्द उसके बेहद करीब, तकिए को बाहों में दबोचे गहरी नींद सो रहा था। हद है, बॉर्डर बीच में बना ही दिया है तो इतने पास होने की क्या ज़रूरत है? परी गुस्से से हड़बड़ाई और उसके करीब से उठते ही फ्रेश होने चली गई। जोहर का वक्त हो रहा था। ये तो शुक्र था कि उसकी आंख खुल गई। कल रात सारी रात जागने की वजह से सुबह फजर के वक्त तो वो घर पहुंचे थे। तुर्की नमाज तो उसने घर आते ही की नमाज तो उसने घर आती ही पढ़ ली थी। अब ज़ोहर के वक्त उसकी आंख खुल गई। उसने बेहद पुरसकूनी से नमाज अदा की और अब उस घर की हालत सुधारने के पीछे लग गई थी। समझ गई थी कि अब ये सारे काम इसके हैं और इसे नहीं करने हैं। सबसे पहले तो उसने अपने लिए नाश्ता बनाया था और नाश्ता करने के बाद किचन का नक्शा चमकाया था। अरे बेटा, ये अस्पताल से आते हैं किन कामों में लग गई हो? अभी आराम करो, घर के काम तो होते रहते हैं।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी वो सफाई कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, पड़ोस की आंटी किचन की बकरी हालत देख कर कहने लगी, अरे नहीं आंटी, मैं कुछ खास नहीं, बस ये थोड़ा बहुत गंद साफ़ कर रही थी। लगता है दर को टाइम नहीं मिलता घर की सफाई करने का, इसलिए हर चीज़ पर धूल मिट्टी है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब तो मुझे एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ेगी। और अपने घर का काम तो मुझे आज भी करना है, कल भी। अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ ये घर के कामों में सुस्ती करूँ। और उनके लिए चाय बनाते हुए कहने लगी, एक वक्त था जब ये आदमी सुबह उस घर से निकलता था और रात को पता नहीं कब आता था। इस घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। जब से तुम आई हो यहाँ रौनक सी लग गई है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हो। मैंने मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस खड़ूस के साथ कभी कोई अच्छी लड़की देखने को मिलेगी। मेरा खड़ूस कहना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आंटी बड़े मज़े से उसके सामने दर की तारीफ़ कर रही थी। उनके खड़ूस कहने पर वो हंसी तो आंटी उसे देखते हुए पूछने लगी, बुरा लगा आंटी? बहुत बुरा लगा। आपने तारीफ़ में थोड़ी कंजूसी जो कर दी। खड़ूस नहीं, खड़ूस दो कहें, देखे ना, मासूम से परी इसके जाल में फंस गई। वो बड़े मज़े से खिलखिलाते हुए बोली तो आंटी भी हंसती। उफ लड़की, तुम तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो, शोहर के लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। आंटी ने फ़ौरन उसे डांटा। वाह जी वाह, आप खुद उन्हें कुछ भी कहें कोई बात नहीं, और अगर मैं कुछ कह दूँ तो शोहर हो गया। खुद कैसे मौके पर चौका मारा है और मुझे बहती नदी में हाथ भी नहीं धोने दे रही। वो मुंह बिसूरते हुए बोली, अच्छा अच्छा, जो दिल में आए वो क्या, वैसे भी तुम्हारा शोहर है तो फिर कौन रोक सकता है। आंटी फिर उसी अंदाज में बोली तो वो उनके हाथ हाथ पे हाथ मारते कहका लगा उठी, अगर फजूल के कह के बंद हो गई हूँ तो दरवाज़ा बंद कर दो, सोना है मुझे, फजूल में शोर मचा रखा है इस घर में, इंसान सुकून से सो भी नहीं सकता। बेहद गुस्से में अंदर से बोला था कि जैसे उनके कहकों को ब्रेक लग गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर जाग रहा है? मैं तो ये सोच रही थी कि वो सो रहा है, अब तुम्हारी खैर नहीं। आंटी उसे घूरते हुए कहने लगी, पहले तो सो रहे थे, पता नहीं आप कैसे जाग गए। वो थूक निकलते हुए बोली, तो क्या सारी जिंदगी सोए रहना था? उसने कम अज़ कम कमरा तो बंद कर दी थी, कम अज़ कम आवाज़ तो अंदर ही जाती। चलो मैं जाती हूँ, तुम अपना मसला हल करो, अल्लाह तुम्हारी जान बचाए। आंटी से दुआएं देती हुई उसका कंधा थपथपाते हुए उठी। आंटी फातिहा पढ़ने जाइएगा, वो बेहद मासूमियत से बोली, अल्लाह ना करे मेरी जान इतना भी जालिम नहीं है। आंटी को उसकी सूरत पर तरस आया। आंटी आप नहीं जानती, मैं 4 दिनों में समझ गई हूँ। वो अपने ही ध्यान में बोली तो आंटी मुस्कुरा दी। प्यार से सुकून से बात करना, नहीं नाराज़ होगा, फिर आऊँगी शाम को, अपना ख्याल रखना, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो वक्त पर लेती रहना। वो बेहद प्यार से कहती उठकर बाहर निकल गई, जबकि परी अब ये सोच रही थी कि अब उस खड़ूस देव के पास किस तरह से जाए। वो आहिस्ता से उठी और उसके कमरे के दरवाजे से झांका। वो शायद अभी तक नींद में था। उसने आहिस्ता से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिलहाल के लिए उसकी जान महफूज थी, इसके लिए इतना ही काफ़ी था, बाकी आगे उसकी जान अल्लाह बचाए। वह एक बार फिर से किचन में आई और किचन का फर्श चमकाने लगी। किचन का काम खत्म करके वह समझ नहीं पा रही थी कि खाने में क्या बनाए जो उस खड़ूस देव को पसंद आ जाए और वो ये बात बिल्कुल भी भूल जाए। काश उसने ये सब कुछ नींद में सुना हो। अगर उसने बुरा न माना मना कर मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? वैसे इतना बुरा है नहीं है, आंटी ठीक ही कहती हैं। लेकिन उस शख्स का कोई भरोसा भी तो नहीं है, कब किस चीज़ पर इसका मूड ख़राब हो जाए। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ़ आने वाले वक्त को सोच रही थी। वो एक बार पूरी नींद लेकर उठा तो वो उससे सारी बातें याद आ गई जो वो आंटी को बता रही थी। एक तो उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा था और ऊपर से वो उसके खिलाफ बातें कर रही थी, वो भी उन लोगों से जो पहले ही उसके खिलाफ थे। कैसे मज़े से उन लोगों के साथ इंटरटेन हो रही थी, उसके खिलाफ फजूल बकवास करके। उस वक्त उसे अपनी नींद प्यारी ना होती तो वो उसी वक्त उसके होश ठिकाने लगा देता। फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बालकनी की सफाई में मसरूफ़ थी, लेकिन इस वक्त उसे भूख लगी हुई थी कि शायद अगर उसे खाना ना मिलता तो वो परी को ही खा जाता। खाना किधर है मेरा? वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, जबकि उसके गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनकर वो बोतल के जिन की तरह उसके सामने हाजिर हुई थी। नाश्ता मैंने तैयार करके रखा था, लेकिन आप पूछे नहीं तो वो ठंडा हो गया। अभी मैंने खाना बना के रखा है, अगर आप कहें तो मैं आपको रोटी बना दूँ। वैसे भी टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऐसे वह सोए जैसे इंसान सोना रहा हो बल्कि मरा पड़ा हो। मेरा मतलब है बेहोश पड़ा हुआ हो। आप ऐसा भी क्या सोना कि कोई होश ही ना रही पीछे का। वो अपनी बात की दुरुस्तगी करते हुए खुद ही अपने गूंगे डायलॉग पर हंसी। हो गया, आप जाऊं और मेरे लिए खाना लेकर आओ। और इतना भी मरा नहीं पड़ा था कि मैं तुम्हारे नादर ख्यालात सुन ना पाऊँ। ये जो सोसाइटी की औरतों के साथ तुमने मेरी चुगलियाँ शुरू की हैं ना, इन्हें अभी से ख़त्म कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना आगे जाकर मसला बन सकता है तुम्हारे लिए। क्योंकि अभी के लिए इस घर के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है जहाँ जाकर तुम रह सको। और इस सोसाइटी के बाहर तुम्हें मेरे जैसे नहीं, इंस्पेक्टर जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी चूजी लुक देखकर तुम पर तरस हरगिज़ नहीं खाएंगे। आई मेरी बात समझ में? चूजी, जाओ जाके खाना लेकर आओ। वो बेहद गुस्से से कहता हाँ लगे हाथ उस पर टोंट करके सोफे पर फैल कर बैठ गया।
जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया हो। वो उससे बेहद गुस्से से घूमती पैर पटकती किचन के जानिब आ गई, क्योंकि जो भी था इस बात में कोई शक नहीं था कि फ़िलहाल के लिए उसका सहारा वही है। एक बार मुझे नौकरी मिल जाए, उसकी अकल ठिकाने ना लगा दी तो मेरा नाम भी परिहान नहीं। पता नहीं है अपने आप को समझता क्या है। वो रोटियां बेलती साथ साथ बढ़ाते जा रही थी। इतना भी मत बिलो, बाजी ही टूट जाएगा। हैर, तुम्हारे बाजू कहना बाजू की तौहीन है। ये तो लकड़ी का टुकड़ा है। ये अल्लाह से सेहत, या अल्लाह इसे सेहत दे। देख कर भी तरस आता है। जल्दी खाना बनाओ और मेरे खिलाफ बड़बड़ाने वाले काम तुम बाद में करना, पूरी सेहत मिल जाए। वो उसे दुआ देते ही किचन में रखी अकलौती कुर्सी पर बैठ गया। शायद उसे उस सच में भूख लगी हुई थी। परी ने जल्दी से रोटी बनाकर गरम गरम ही उतार कर खाना कुर्सी के सामने रखा, छोटी सी टेबल पर लगा दिया। गुस्से में खाना और भी अच्छा बनाती हो यार, तुम कुक क्यों नहीं बन जाती। खैर, तुम्हें कुक पे कौन रखेगा, इस काम की भी इजाज़त तुम्हें तुम्हारी सेहत नहीं देती। तुम बस मेरी ही कुक बन के रहो। वो एक बार फिर से हंसता खाना शुरू कर चुका था। परी का दिल चाह के हाथ में पकड़ा हुआ बेलन उठाकर उसके सर पर मारे। वो उसे घूरते हुए पलटी ही थी कि उसे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता था। अब बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। वो अपने बारे में इतना फजूल भी नहीं सुन नहीं सकती थी और तेज़ी से कदम उठाती, उसके सामने से खाने के बर्तन उठाती, हाथ का मजबूत मुक्का बना के उसके मुंह पर दे मारा। इससे पहले कि वो कुछ भी और समझता, वो बाएं हाथ का मुक्का उसके मुंह पर मार चुकी थी। वो हैरानगी से उसे देखे जा रहा था, जबकि उसके हाथ का जोरदार पंच खाने के बाद उसके नाक से खून निकलने लगा था। समझ क्या रखा है मुझे? कभी प्लास्टिक की गुड़िया कहते हो तो कभी चूजी कहते हो, कभी कहते हो मैं हवा में उड़ जाऊंगी, कभी क्या। जब से आई हूँ मजाक बनाते जा रहे हो। खड़ूस दियो हो तुम। सुना तुमने? खड़ूस दियो नहीं, डरती मैं तुमसे। जो जो हो वो हो। आज के बाद ना मुझे उन फजूल नामों से नहीं पुकारना, वरना हड्डी पसली ये कर दूंगी। मैं देखने में कमज़ोर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। बड़ा आया मुझे फजूल बातें सुनाने वाला। वो अपना गुस्सा निकाल कर वापस पलटी कि उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी। ओह बेबी, रोटी दो, भूखा मारना है मुझे। उसने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो वो आराम से कुर्सी पर बैठा वैसे ही खाना खा रहा था। मतलब उसने उसे नहीं मारा था, ना ही उसके होश ठिकाने लगाए थे। वो तो अब भी वैसे ही बैठा था जैसे पहले बैठा हुआ था। उसके तो किसी चीज़ में कोई चैलेंजिंग नहीं आई थी, और नाक से खून भी नहीं निकल रहा था। मतलब ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसने हकीकत कुछ भी नहीं थी। क्या स्वाम सो गया है? इतना वक्त लगता है एक रोटी बनाने में? वो उसे घूरते हुए बोला तो जैसे वो होश की दुनिया में आए हुए तेज़ी से रोटी निकाल कर उसे देने लगी कि देखा, रोटी तो जल के सवा हो गई थी। रोटी तो जल गई। उसने बेहद मासूमियत से कहा, तुम्हारी सेहत जल गई होगी। वो घुसते हुए एक बार फिर से टोंट कर गया, दूसरी बना दो, वक्त नहीं है, मुझे जाना है कहीं। वो फ़ौरन कहने लगा। परी एक बार फिर से मुंह जोड़ते हुए रोटी बनाने लगी। काश ये ख्वाब सच हो जाता, काश वो सच में उसका बर्ता बना चुकी होती। कितना हसीन था उसका, काश ये सच हो चुका होता। लेकिन वो सिर्फ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। न जाने कहाँ जा चुका था। उसे तो बस उसने इतना ही कहा था कि वो किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा है। वो काम क्या करता है इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, और ना ही वो उसके बारे में कुछ पूछती थी। उसके जाते ही वो बाहर सोसाइटी में आ गई थी। सोसाइटी में साथ गए थे और तकरीबन सभी लोग शाम के वक्त बाहर बैठे थे। इस पूरी सोसाइटी में सिर्फ दो दुकानें थी जिसे उनके मोहल्ले में हवा करती थी। बड़े चचा की दुकान बिल्कुल वैसे ही। यहाँ आकर उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो अपने मुल्क को छोड़कर आ चुकी है। यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले थे और साथ निभाने वाले थे। वो सब उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। उस लड़के को लेकर उन सबको एक बार नहीं बल्कि दो बार गलतफहमी हुई थी। वो उसे बहुत गलत तस्वर कर चुके थे, जबकि उसे जाने के बाद वो सबको ही बहुत प्यारी लगने लगी थी। सभी उसके लिए दुआ करते थे कि वो अपनी बीमारी से निकल कर जल्द से सेहतयाब हो जाए। बच गई या उसने कुछ कहा? आंटी ने पूछा। किसी की ये मिजाज जो हमें कुछ कहे। वो उतरा कर बोली तो आंटी हंसी। शुक्र है, मैं तो घबरा गई थी कि उसने कुछ कहा ना हो। वैसे नाम खूब डाला तुमने, उसका आंटी पुरस्कून सांस लेते हुए बोली तो वो भी हंसी। अरे आंटी, आप तो आधी अधूरी बात सुनकर खुश हो जाती हैं, आप मेरी पूरी बात तो सुने। हुआ कुछ यूं कि वो मुझे ताने मार रहे थे कि मैंने उनके खिलाफ इतनी सारी बातें की और अपनी सेहत पर बिल्कुल गौर नहीं किया। फिर क्या था, जब उन्होंने मेरी सेहत के खिलाफ बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर उसके अंदाज ने आंटी को मुतजस्सिस कर दिया था। फिर क्या? आंटी मैं गुस्से से पलटी, दाएं गाल पर मुक्का मारा, बाएं गाल पर मुक्का मारा, मुंह नाक से खून आने लगा था। उन्हें वो बोली तो आंटी जैसे बेहोश होने के करीब पहुंच गई। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या यह हकीकत है? आंटी ने पूछा। यही तो मुझे पता नहीं है, आप बताएं, क्या ख्वाब हकीकत होते हैं और क्या जागती आंखों से इंसान ख्वाब देख सकता है? मासूमियत से आंखें टपटपाए पूछने लगी तो आंटी ने अगले ही लम्हे उसके सर पर चित लगाई थी। और लड़की, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था, मुझे लगा सच में ये सब कुछ हुआ है। आंटी हंसते हुए बोली। सच होगा आंटी, बस एक बार मुझे सेहत में आ जाने दे। मैं उनके ऊपर बैठ गई तो मेरे नीचे सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतनी मोटी हो जाऊंगी मैं कि मैं फूंक मारूंगी वो, और वो
बस बस लड़की आसमानों से नीचे उतर, जो बात मुमकिन ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। आंटी ने लम्हे की तारीफ ना करते हुए उसे हकीकत का आईना दिखाया, तो वो एक बार फिर से मुंह बनाकर बैठ गई। काश ऐसा हो जाए, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अल्लाह ने थोड़ी सेहत क्या दे दी है, बंदे के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। आप भी तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सेहत की मालिक हैं, आपने तो कभी गुरूर नहीं किया। उनके जिस्म को देखते हुए कहने लगी। आंटी ने एक नज़र अपने डोल जिस्म को देखा था, जिसे वो नज़र ना लग जाने की गर्ज से माशाल्लाह कह रही थी। मेरी जान ऐसे ही तंग करता है तुम्हें, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाया करो, और जो अजीब और गरीब ख्वाब देखा है ना, तुमने दोबारा कभी मत देखना, गुनाह मिलता है। शोहर के ये ऐसा नहीं सोचते। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। लो, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है। तुम्हारी झूठी सीवी बना दी है मैंने, वहाँ पर काम आएगी। अब कितने दिन यहीं पड़ी रहोगी? नौकरी करो और अपना इलाज करवाओ। अगर तुम्हें याद हो तो 2 दिन के बाद तुम्हें फिर से डॉक्टर के पास जाना है, और वहाँ जो खर्चा होगा वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा किराया बचा लूँगा अस्पताल तक जाने का। मतलब है मैं तुम्हें फ्री में अस्पताल पहुँचा दूँगा। मेरे पास अपनी गाड़ी है, और इस मामले में तुम्हारे सोसाइटी के लोग भी तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ किसी के पास भी अपनी गाड़ी नहीं है सिवाय मेरे। खैर, क्या याद करोगी, कल तुम्हें इस रेस्टोरेंट में भी मैं पहुँचा दूँगा। आप बीवी हो तुम, मेरी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। वो फुल एटीट्यूड से कहता अपने कमरे में बंद हो गया। अजीब आदमी था, उसके अलावा किसी से बात नहीं करता था, और उससे भी बात इस अंदाज में करता था जैसे बात नहीं आसान कर रहा हो उसकी ज़ात पर। हंसता नहीं था, ज़्यादा खामोशी रहता था, बहुत कम बात करता था, जब भी करता था दिल जलाकर रख देता था। उठते बैठते अल्लाह से उसके लिए सेहत की दुआ मांगता था, जो दुआ से ज़्यादा ताना लगती थी। वो 1 हफ्ते से उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब तक उसके ज़ात की पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। उसे खाने में क्या पसंद था क्या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन वो जो कुछ भी बनाती थी उसे खामोशी से खा लेता था। कल उसने बाहर की सेटिंग चेंज की थी, उसे लगा था वो घर आकर सवाल उठाएगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और आज का बेडरूम की सेटिंग चेंज करने का इरादा था। कल उसका कुछ भी ना कहना उससे हौसला दे गया था। उसके जाने के बाद वह सबसे पहले बेडरूम में आई थी, क्योंकि आज उसने कसम खा रखी थी कि वो बेडरूम की सारी सेटिंग चेंज कर देगी। कल बाहर के सोफ़े को घसीटते हुए उसकी जान आधी हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखती थी। आज बेडरूम की मुकम्मल सेटिंग चेंज करने के बाद ही उसने सुकून का सांस लेना था। कमरे में आकर वह सबसे पहले अलमारी की तरफ बढ़ी थी। उसने अलमारी से तमाम कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और अपनी सारी जान लगा दी उस अलमारी को घसीटने में। ये बहुत मुश्किल काम था। एक तो अलमारी इतनी लंबी थी, ऊपर से उसे घसीटती भी जा रही थी। आखिर उसकी मेहनत ने ज़रा सा रंग दिखाया, तो अलमारी दीवार से ज़रा आगे आई। या शायद अलमारी को खुद ही उस मासूम पर तरस आ गया था। उसने बेहद फ़ख्र से अपने आप को शीशे में देखा और अपने कंधे से मसनूई दूर उड़ा कर वो पीछे की जानिब आई। दीवार का सहारा लेकर उसने आखिर अलमारी को घसीट कर उसकी नई जगह पर पहुंचा ही दिया था। अब वहाँ वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले की बिनिस्बत कमरा खोलते ही अलमारी सामने उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक था, इसके कमरे में उसके अलावा कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन अगर कोई इत्तेफाक से आ ही जाए तो क्या सोचे। इन्हें यह भी नहीं पता कि अलमारी दरवाजे के सामने नहीं रखी जाती। लेकिन इसमें उस बेचारे का भी क्या कसूर था, उसे क्या पता था। और वैसे भी मर्दों को क्या पता होता है, ये सारे काम तो औरतों के होते हैं। और अब इस घर में एक औरत रही थी। आप तो जाहिर सी बात है, इस घर का एक एक कोना शीशे की तरह चमकना चाहिए, और सेटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बस अब वो अपने औरत होने का हक अदा कर रही थी, पूरे घर की सेटिंग चेंज करके। सबसे पहले उसने किचन की सेटिंग चेंज की थी, उसके बाद बाहर मौजूद छोटे से हाल की, और अब इस अकलौते कमरे की कर रही थी। लेकिन इस कमरे में मौजूद सारी चीज़ें काफ़ी वज़नी थी, जो उससे उठाई नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने औरत होने का हक अदा करना था। आखिर उसने हिम्मत करके हर चीज़ को असल जगह पर पहुंचा दिया था। अब सिर्फ बेड की सेटिंग रहती थी, जो देखने में ही ज़रूरत से ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे के मैं इसको खींच सकूं, बस यही एक काम रहता है। बाकी कमरा कितना प्यारा लग रहा है। उसे अपने काम से काफ़ी खुशी हो रही थी। बस अब ये एक बेड रह गया था, जिसके लिए उसने पता नहीं कितनी जान लगानी थी। बेड को ज़रा सा खींचने पर ही उसे ऐसा लगा कि अगर उसे पानी ना मिला तो यही मर जाएगी। वो फ़ौरन किचन में गई थी और जग भर कर पानी का लाई थी। उसने घुट्टा घुट एक गिलास पानी का चढ़ाया और बेड पर अपनी जान लगाने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ था कि ये उसके बस से बाहर है। वो बेड पर लेट गई। नहीं परी, तुझे हिम्मत नहीं हारनी, तू एक औरत है और ये सब कुछ नहीं चल सकता। ऐसी सेटिंग सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हैं। कितना बुरा है यहाँ सब कुछ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस घर में रहती हूँ और अगले 6 महीने तक मुझे यहीं पर रहना है, तो बेहतर है कि हिम्मत हारने के बजाय हिम्मत से काम लूँ। और वैसे भी अगर उस खड़ूस दियो को पता चल गया कि मैंने हिम्मत करके
इस बेड को थोड़ा-सा उकसाया है, लेकिन आगे नहीं घसीट पाई तो वो कितना मज़ाक उड़ाएगा मेरा, पता नहीं क्या-क्या कहता रहता है, बुलडोज़र कहीं का। मैं अब खुद की ज़ात पर कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं हिम्मत करूंगी, मुझे ये बेड घसीटना है। पानी का एक और गिलास पीती अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए उस बेड को घसीटने में लग गई। आखिर 3 घंटे की जान तोड़ मेहनत के साथ उसने बेड को घसीट ही लिया था और अब वो इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किचन में जाकर पानी का एक गिलास ही पी पाती। लेकिन फिर भी उसे खड़ूस देव के लिए रात का खाना तो तैयार करना था। लेकिन वो ऐसा क्या बनाए जो जल्दी बन जाए, क्योंकि अब उसके आने में थोड़ा वक्त था और कुछ भी अच्छा सा बनाने के लिए इस वक्त दरकार था जो उसके पास नहीं था। और ना ही इसमें इतनी हिम्मत कि वो ज़्यादा देर खड़ी होकर कुछ बनाती। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे जो भी समझ में आया उसने बनाकर रख दिया। अभी वो खाना बनाकर फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो शीशे के दरवाजे पर पर्दा कम ही गिराती थी, इसलिए वो उसे देखते ही फ़ौरन दरवाज़ा खोल चुकी थी, लेकिन वो अंदर दाखिल होते ही पर्दा गिरा चुका था। हाँ तो मोहतरमा चूज़ी मैडम, क्या क्या सारा दिन किया और कल क्या इंटरव्यू की तैयारी कर ली है ना तुमने? वो सोफे पर बैठते हुए टीवी ऑन करने पूछने लगा। मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या सवाल करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से सवालों की तैयारी करूँ। परेशानी से बोली, अच्छा छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। वो उसकी बात खत्म करता सामने मेज़ पर पैर रखने लगा था। ऐसे मत करें, शीशे का टेबल टूट जाएगा और वैसे भी आपके बूट के दाग रह जाते हैं, गंदा मेज़ अच्छा लगता है क्या? वो सिर टोकते हुए बोली तो तर्क ने उसे घूर कर देखा। उसके अंदाज ऐसा था जैसे यह घर का नहीं बल्कि उसका हो और कोई हुक्म हो। हाथ बांधते हुए काफ़ी आजिज़ी से बोला, नहीं बस इतना ही बहुत है, मैं खाना लाती हूँ। वो शर्मिंदगी से किचन की जानिब चल दी, जबकि उसके जाते ही उसने फ़ौरन ही पैर टेबल के ऊपर रख लिए थे। वह जल्दी से खाना लाती उसके पास रख चुकी थी, साथ ही वो उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। ये चाय क्यों लाई हो तुम? खाने के साथ चाय कौन देता है? वो चाय के कप देख कर पूछने लगी। मैं पीती हूँ, बहुत मज़े की लगती है, वो उसके सामने खाना खोलते हुए कहने लगी, जबकि खाने की जगह सैंडविच देकर उसका मूड ऑफ हो गया था। ये क्या है? खाना खाया मैं नहीं मैं नहीं खाता ये सब कुछ। वो फ़ौरन बिगड़े मूड के साथ बोला था, ये खाना है और जो मिलता है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खा लेना चाहिए। क्या पता कल ये भी नसीब हो या ना हो। और आज मैं सारा दिन काम कर रही थी तो मुझे खाना बनाने का वक्त नहीं मिला और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से मैंने खाना नहीं बनाया। लेकिन ये सैंडविच बनाते हुए भी मुझे अच्छा खासा वक्त लगा है, इसीलिए बिना कुछ भी कहे आराम से खा लें। और ये केचप इसे और भी ज़्यादा टेस्ट कर देगा। इसको वो अपने सैंडविच पर केचप डालते हुए उसके सैंडविच पर भी अच्छा खासा डाल चुकी थी। लड़की, मैंने कहा मैं ये सब कुछ नहीं खाता, वो ज़रा गुस्से से बोला, जबकि वो परवाह किए बगैर अपनी भूख मिटाने लगी थी। वो अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। कौन से तीर मारे हैं सुबह से तुमने जो खाना तक नहीं बनाया? उसे इस वक्त सच में बहुत भूख लगी थी और सैंडविच देखकर उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था, इसलिए बेहद गुस्से से बोला, आपका जो सालों से गंदा पड़ा हुआ था उसे ही साफ़ कर रही थी, अब जाकर कहीं फारिग हुई थी, मैं कमरा साफ़ कर रही थी आपका। वो गुस्से के जवाब में गुस्से से बोली, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके गुस्से को महसूस नहीं कर पाया था। यही तो उसकी बड़ी आदत थी बुरी, वो अपना आप ज़ाहिर नहीं कर पाती थी। तुम अपना खाना ख़त्म करके मुझे कुछ और बना दो। वो आखिर नतीजे पर पहुंचा था, मुझ में और कुछ भी बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगर आपसे खाया जाता है तो आप बताएं, वरना बाहर से कुछ लेकर खा कर आ जाएं। या ऐसा करती हूँ, आप मुझे पैसे दें, मैं सामने अंकल की दुकान से कोई चीज़ ले आती हूँ। उसकी भूख का सोचते हुए वो परेशानी से कहने लगी, क्या करती अपने नरम दिल का जो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। अब तो वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया था, खाना बनते बनते न तो ना जाने कितना वक्त लग जाता। क्या खाऊंगा मैं उनकी दुकान से वो बच्चों वाले पापड़? वो गुस्से से गड़ाया, यही खा लेता हूँ, नसीब में यही लिखा है। वो गुस्से से घूरते हुए सैंडविच अपनी तरफ घसीट कर खाने लगा। लेकिन पहला बाइट खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि इतना भी बुरा नहीं था जितना वो सोच रहा था। हाँ बस केचप की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई थी। परी ने चाय के कप की तरफ इशारा किया तो उसने वो भी थाम लिया। ये एक न्यू एक्सप्रेस था, लेकिन काफ़ी मज़ेदार था। वो शुरू में उसे खाते हुए हिचकिचा रहा था, लेकिन अब आराम से सोफे पर बैठकर खाने लगा था। ये वाकई अच्छी चीज़ थी। उसे सुकून से खाना खाते देखकर परी भी पुरसकून हो गई थी। आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा जब आप कमरे में जाएंगे। मैंने आपका कमरा शीशे की तरह चमका दिया है, उसे बेहद खुशी से बताया। अच्छा तो आज तुमने कमरे की सफाई की है, लेकिन कमरे में इतना भी काम नहीं था कि तुम सारा दिन उसी पर लगा दो, खाना भी ना बनाओ। वो उसे घूरते हुए बोला, वाकई उसने खाना नहीं बनाया था, कमरा इतना बड़ा नहीं था जो सारा दिन उसी में लग जाता। हाँ, मैंने तो पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो बेहद फ़ख्र से बता रही थी। फिर तो सच में देखना ही पड़ेगा, ऐसा भी क्या कर दिया है तुमने कमरे में कि मैं देखकर हैरान रह जाऊंगा। वो खाना खाकर उठकर अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे आई। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कदम रखा, उसे पता चल गया कि अलमारी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये क्या, मेज़ भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। वो सबसे हैरान
और सबसे हैरान कर देने वाली बात, बेड की शेप चेंज कर दी गई थी। बेड को सामने वाली दीवार के बजाय दूसरी दीवार के साथ लगा दिया गया था। उसने हैरान होकर उसे देखा, जो बड़े फ़ख्र से मुस्कुराई जा रही थी। उसे यकीन था कि उसकी सेटिंग उसे बेहद पसंद आएगी और वो खुश होकर उसे शाबाशी देगा, लेकिन वो तो हैरानगी से कभी उसे तो कभी बेड को देखे जा रहा था। वो बेड को देखते हुए नजरें उसकी तरफ करता उसे सर से पैर तक देखता शौक की कैफियत में था, जबकि वो कभी उसके इधर उधर देखने पर मुस्कुराती तो कभी कंफ्यूज होकर उसे देखती। उसके दिमाग में चल क्या रहा था, वो उन्हीं सोचों में मसरूफ थी। उसके उसे दर के बेसहारा कहके की आवाज़ सुनाई दी। ये सब तुमने किया है? वो कहके पर कहका लगा था उससे पूछ रहा था, जब अचानक ही वो उसका बाजू थाम कर उसके बाजू पर थपकी लगा था। फिर से कहका लगा उठा, ये सब कुछ करने में किसी ने तुम्हारी मदद की है? वो बड़ी मुश्किल से खामोश होता उसे पूछने लगा, नहीं, मैंने सब कुछ अकेले किया है, बिल्कुल अकेले, किसी ने मदद नहीं की और ना ही मैंने किसी से कोई मदद मांगी। उसके कहकर पर परेशान होती वो बताने लगी, लेकिन उसके साथ ही वो फिर से हंसने लगा। कभी वो दो उंगलियों के बीच एक बंद आंख बंद करके उसकी सेहत देखता तो कभी बैट को देखकर फिर से हंसने लगता। या अल्लाह इसे सेहत दे, या अल्लाह इसे मेरे हिस्से की सेहत दे, या अल्लाह ये तो कमज़ोरों के नाम पर भी तौहीन है, उस पर रहम फरमा मेरे मौला। वो दोनों हाथ दुआ की सूरत में उठाता ऊपर की जानिब देखते हुए उसे आग लगा गया। जबकि वो गुस्से से पाँव पटकती वहां से जाने ही लगी थी कि अचानक तर्क ने उसका बाजू थाम लिया। अरे चूजी मैडम, कहाँ जा रही हो? यहीं रुको। वो उसका बाजू थामकर उसे बेड के करीब खड़ा कर चुका था। उसने बेड से एक तकिया उठाकर आहिस्ता से उसके हाथ में पकड़ाया और साथ ही दूसरा तकिया उठाकर उसे दिया। उसने कंबल उठाकर उसके ऊपर फेंका और बेड शीट भी उसके अंदाज में उतार कर उसके हवाले की। मैट्रेस को एक धक्का मारकर उसने नीचे ज़मीन पर फेंका और अगले लम्हे बेड पर वापस उस जगह ले गया जहाँ वो सुबह से लाई थी। अपनी मेहनत ज़ाया होते देख परी को रोना आने लगा, जबकि अब वो उसे ज़रा सा आगे आने का इशारा करता। मैट्रेस दोबारा बेड पर डाल चुका था। बेड शीट उसके ऊपर से उतारकर बेड पर फैलाता। वो उसके हाथ से कंबल लेकर बेड पर फेंक चुका था और दोनों तकिया वापस जगह पर रखता वो आराम से बेड पर लेट गया। मैं यहाँ घर में सुकून लेने आता हूँ, आराम से अपनी नींद पूरी करने आता हूँ, और वहाँ इस दीवार के साथ मुझे कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं बचपन से ही इस तरफ सोने का आदी हूँ, इसलिए दोबारा ये सेटिंग चेंज मत करना। गुड नाइट। वो आंखें बंद करता उसकी सारी मेहनत पर पानी फेंक चुका था, जबकि परी शौक कैफियत में थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? वो उसके सारे दिन की मेहनत लम्हों में उड़ा चुका था। परी सुबह सुबह ही उठकर तैयार होने लगी, लेकिन तुमने कितने दिनों से यही कपड़े पहने हुए हैं लड़की, और रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें कपड़े पहन कर जा रही हो? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। वो तो रात से ही बड़ी पड़ी थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे जान से मार डाले। नहीं, किडनैपर ने मुझे किडनैप करने से पहले पूरी पैकिंग की इजाज़त दी थी। मैं तो सब कुछ पैक करके लाई हूँ यहाँ, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ पहनने को, बस यही कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। वो बहुत गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, लेकिन उसका गुस्सा भी कितना मासूम था। उसने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया उसकी बात का। चलो ठीक है, जहाँ मैं तुम्हें इतना सारा कर्जा दे चुका हूँ, वहीं थोड़े और से ही आज तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूँगा। अपने लिए कोई कपड़े वगैरह खरीद लेना, लेकिन इससे पहले मेरे कपड़े इस्त्री करो। और अपने कपड़े उसे देते हुए बोला। वो जो आप तक सारे काम खुशी खुशी कर रही थी, यहाँ आकर मुंह बना गई। उसे कपड़े इस्त्री करना पसंद नहीं था। हान बाबा को भी ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी उसके हाथ से इस्त्री हुए कपड़े पहनते थे, और वह जानबूझकर कपड़ों के वही हिस्से इस्त्री करती थी जो उसकी बास्केट से बाहर होते थे, क्योंकि जो चीज़ तन नज़र ही नहीं आती उसे क्या चमकाना। उसके पास लॉजिक था जो यहाँ काम नहीं आना था, क्योंकि दर्द उसके सर पर खड़ा था। अपने हाथ टूटे हुए हैं जनाब के सारे काम मैं ही करूं, मुलाजमा ही बना दिया है। इतने बड़े अमीर कबीर मालिक में रहते मुल्क में रहते हैं, कम अज़ कम कपड़े तो बाहर से इस्त्री करवा ही सकते हैं, वरना खुद कर लें। लेकिन नहीं नहीं, इन्हें तो मुफ्त की मुलाजमा मिल गई है, सारे काम करने की ज़रूरत क्या है खुद को तकलीफ देने की। वो गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन दर्द कब से उसके चेहरे को देख रहा था। उसने अचानक सामने देखा तो वो चेहरा फेर गई। चूजी मैडम, कब से चू चू किए जा रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ और थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या बोल रही हो? वो पूछने लगा। आपके कपड़े इस्त्री हो गए हैं, बस यही बता रही हूँ आपको। वो उसे देखते हुए बोली और साथ ही कपड़े उसके हवाले कर दिए। हाँ ठीक है, ले लो, मेरे कपड़े दे दो, और दोपहर में जब तुम वापस आओगी तो खाना बना देना, और हाँ कुछ पहले बना देना साथ थोड़ा सा, और इसमें मिल्क बहुत कम रखना। वो ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं खाता। कौन नहीं खा पाती? वो उसकी बात करते हुए बोली। कोई नहीं, जितना कहा है उतना करो, खाना लाजमी बना देना, अंदर कफन पड़ा होगा छोटा सा, इसमें डाल देना, मैं आकर ले जाऊंगा। वो अपनी बात खत्म करता कपड़े लेकर चेंज करने चला गया, जबकि कन्फ्यूजन हो रही थी कि सॉरी, टिफ़िन में खाना किस लिए डालना है। वो तो नॉर्मल मिर्च डालती थी जितना वो खुद भी आसानी से खा लेता था, तो अब किसके लिए बनाना था जिसमें मिर्ची बेहद कम होनी चाहिए।
उसका इंटरव्यू तकरीबन 11 बजे के करीब था और वो उसके साथ ही जाने का इरादा रखता था, लेकिन इससे पहले वो उसे किसी के लिए खाना बनाने का कह चुका था। वो साथ ही अपने लिए भी खाना बनाने लगी। पता नहीं इंटरव्यू से कितनी देर में फारिग होना था। अच्छा ही था कि वो खाना बनाकर जाती। पता नहीं किसके लिए खाना बनवा रहे हैं। खैर मेरा क्या है, खाना तो मैंने वैसे भी बनाना ही था, चलो बना देती हूँ, क्या हो गया। अगर एक इजाफी इंसान के लिए बना रही हूँ तो लगता है कोई मरीज़ है जो इतनी कम मिर्ची खाता है। अल्लाह शिफा दे उसे। वो बेहद कम मिर्ची वाला खाना बनाकर टिफ़िन में डालकर साथ ही उसे दुआ देने लगी और साथ ही अपने खाने में मिर्च की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर ली, क्योंकि वो ये बात समझ गई थी कि दर्द तेज़ मिर्चों वाला खाना पसंद करता है। हाँ तुमने खाना बना लिया, मुझे दो। वो कमरे से बाहर निकला तो टिफ़िन उसके सामने तैयार था। जी मैंने खाना बना दिया है, ये आप ले जाएंगे। कोई मरीज़ है क्या जिसके लिए खाना लेकर जा रहे हैं, वो पूछे बिना ना रह सकी। देखो लड़की, जिस चीज़ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाना है और घर साफ़ करना है। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं, इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और आइंदा ये बात याद रखना, जिस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं उसके बारे में तुम कभी कोई सवाल नहीं करोगी। वो ज़रा सख्त लहजे में समझा रहा था उसे। हाँ, मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आपको बुरा लगा तो सॉरी। और वो फ़ौरन अपनी गलती मानते हुए बोली। उसकी मासूमियत पर वो मज़ीद उसे कुछ भी नहीं बोल पाया, सिर्फ़ हाँ में सर हिलाया, उसे बाहर रहने का इशारा किया। वो भी उसके साथ बाहर आ गई थी। सारे रास्ते में वो यही सोच कर परेशान थी कि ना जाने उसके इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जाएँगे। उसकी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही उसे अंदाज़ा था कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। हाँ लेकिन बहुत सारी दुआओं के साथ उसने ये कदम उठा लिया था। आप कहाँ जा रहे हैं, वो उसे रेस्टोरेंट छोड़ के आगे जाने वाला था कि वो पूछने लगी। जैसे तुम काम के लिए आई हो वैसे मैं भी अपने काम के लिए ही जा रहा हूँ, उसने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। आप काम भी करते हैं, वो मासूमियत से पूछने लगी। क्या बेवकूफ़ाना सवाल है, क्या मुझे कोई काम नहीं हो सकता, वो भड़क उठा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप जॉब भी करते हैं। और वैसे भी कौन सा बॉस आप जैसे खड़ूस दियो, मेरा मतलब है लाडो गवर्नर नहीं, आप जैसे को बर्दाश्त करता होगा। वो अपने अल्फाज दुरुस्त करती हुई जवाब देने लगी। अगर ये मजाक था ना तो इंतहाई बुरा मजाक था। मैं भी जॉब करता हूँ वो, और मुझे भी जाना है। खैर जाओ तुम जाकर इंटरव्यू दो, वो उसे जाने के लिए कहने लगा। मैं वापस घर कैसे जाऊँगी, मुझे तो उस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं है। उसके अपने ही बहुत सारे मसाइल थे। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने ज़हन को तकलीफ़ दो, वो सो रहा है ना, तो उसे सोने दो, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कहीं निकल मत जाना, मत भूलो कि अब अकेली नहीं हो तुम, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, वो उसे समझाते हुए बोला। मैं तो नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर इंटरव्यू में मैं फ़ेल हो गई तो फिर क्या सारा दिन मैं यहीं बैठी रहूँगी, वो बेहद मासूमियत से बोली। फरीज़े बीबी, मोबाइल फ़ोन क्यों बनाए गए हैं, और याद आया तुम्हारे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है और इस वक्त मेरे पास भी कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है। चलो तुम ऐसा करना कि मेरा इंतज़ार ही कर लेना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला। अगर आप मुझे भूल गए तो मैं यही खो जाऊँगी। नहीं, मुझे नहीं, अगर अगर जाना मुझे नहीं जाना, मुझे अपने साथ लेकर चलें। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी। अब क्या मसला है, वो उकताकर पूछने लगा। नहीं प्लीज़, मुझे अकेले डर लगेगा, आप मत जाएं मुझे छोड़कर। आपको पता है आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है यहाँ, मैं कहाँ जाऊँगी। अब तो यहाँ अकेले निकलने में भी डर लगता है। वो बस रो देने को थी। वो कुछ बहुत सख्त बोलना चाहता था, लेकिन उसकी नमी से भरपूर आंखों को देखकर कुछ भी नहीं बोल पाया। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, न जाने क्या सोचकर वो कहने लगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, आप जाइएगा नहीं यहाँ से। वो उसे देखते हुए जाते हुए फिर से बता गई। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो वहीं पर बाहर खड़ा रहा, न जाने कितनी देर से उसे यहाँ रुकना था। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़, न जाने कितनी देर उसके आने का इंतज़ार करता रहा। फिर आखिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो उसे आती नज़र आई। हाँ बताओ, क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का। वो जैसे ही बाहर आई वो उसे सवाल करने लगा। उसने गर्दन झुकाकर ना में सर हिलाया। मुझे पहले ही पता था। खैर तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, नौकरियाँ बहुत हैं, कोई ना कोई मिल जाएगी। मुँह सीधा करो अपना और चलो यहाँ से फ़िलहाल। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर खुद अपने काम के लिए निकलूँगा। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। क्या आपने अभी तक अपना काम नहीं किया, मेरा मतलब आप सच में अभी तक अपने काम पर नहीं गए। वो हैरान हुई थी। हाँ तो क्या करता, तुम्हें तो डर लग रहा था यहाँ के लिए। वैसे क्या कहा उन लोगों ने और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। वो ये टॉपिक ख़त्म करते हुए पूछने लगा। शायद वो नहीं चाहता था कि वो इस बारे में ज़्यादा बात करे कि वो इतनी देर से उसका इंतज़ार क्यों करता रहा। वो पूछ रहे थे कि तुम कुछ
खाती नहीं हो क्या? कुछ खाया पिया करो। और उन्होंने कहा कि सीवी देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। आपने ये सीवी बनाई है, मुझसे पूछकर भी तो बना सकते थे, इतना बड़ा चढ़ाकर लिखने की ज़रूरत ही क्या थी? उन्होंने कहा है कि इस सीवी पर मुझे भी कभी नौकरी नहीं मिल सकती। आज तक कभी सुना है आपने 18 साल की लड़की ने डबल एमबीए किया हो? कम से कम आप मेरी तालीम तो सच लिखते। मैंने सिर्फ एफएससी की है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। वो बेहद मध्यम आवाज़ में हाथ मोड़ती अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रही थी। देखो, ये मैंने नहीं बनाई, किसी से बनवाई थी, और मैंने उसको यही कहा था कि तुम्हारी उम्र तकरीबन 18 साल होगी, बाकी वो खुद हैंडल कर ले। तो जितना तुम्हारे बारे में मुझे निकाह नामे पर पता था उस हिसाब से बता दिया। मुझे नहीं पता था कि ये डबल एमबीए कौन सी उम्र में किए जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बनवा दूंगा, कोई ना कोई नौकरी तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। वो इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोला। अगली बार प्लीज़ मुझसे पूछकर सब बनवाइएगा, अगली दफ़ा कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। इससे मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। वो सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। वो उसे देखते हुए कहने लगी। उसकी आवाज़ रोंदी हुई थी। उसे यकीन था अगर आप उसने कुछ भी कहा तो वो रोने बैठ जाएगी। अच्छा ठीक है, रोना शुरू कर देना, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई कि तुम रोने बैठ जाओ। ये आंसू साफ करो, अपने जहर लगती हैं मुझे वो लड़कियां जो ज़रा सी बात पर आंसू बहाने लगती हैं। रोना धोना बंद करो, और ज़िंदगी के हर कदम पर रोने से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखना। वो सख्ती से डांटते हुए उसे बोला तो परी फ़ौरन अपने आंसू अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। वो उसे घर ले जाने के बजाय शॉपिंग मॉल की तरफ लाया था। तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहीं से गाड़ी में ही बैठने का वो उसे कहता शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। परी वहीं गाड़ी में उसका इंतज़ार करने लगी। न जाने वो अंदर कौन सी चीज़ें खरीदने गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो लौट कर आया तो उसके दोनों हाथों में शॉपर थे। वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर सारे शॉपर रखता वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर आ चुका था। ये मैं तुम्हारे 3-4 ड्रेस लाया हूँ, फ़िलहाल तो इन्हीं पर गुजारा करो। कुछ दिन के बाद दोबारा तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आऊँगा और तुम अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लेना। इस वक्त मुझे कहीं ज़रूरी काम के लिए जाना है, तुम्हें शॉपिंग पर लगा देता तो तुमने ये साल यहीं पर लगा देना है और मेरा काम यहीं रुक जाता। सो तुम्हें शॉपिंग करने का मौका अगली दफ़ा दूंगा। इस सब में आपके कितने पैसे खर्च हुए हैं? वो परेशानी से पूछने लगी। जितने भी खर्च हुए हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो क्या बोलते हैं, हाँ शादी का तोहफ़ा, ये तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। हर चीज़ के पैसे तो मैं तुमसे लेने से रहा। उसके चेहरे की परेशानी देखकर पहले तो उसका हंसने को दिल चाहा, लेकिन फिर बड़े दिल का सबूत देते हुए उसे पैसे माफ़ कर दिए। वो जो अपने सर पर इतना सारा कर्ज पहले ही ले चुकी थी, मजीद कर्ज ना होने पर उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए उसे थैंक्स कहा। उसे घर छोड़कर वो वापस चला गया था। जबकि वो पुरसकून होकर अंदर आती उसकी लाई हुई सारी ड्रेस चेक करने लगी। तकरीबन सारी ड्रेस बहुत खूबसूरत थी और ये सारी पहनने में भी उसे काफ़ी आसानी हो रही थी। वो उसके लिए मुनासिब और घर में पहनने वाले कपड़े ही लाया था। ऐसे तो नहीं लगा था कि यहाँ दुबई में पाकिस्तानी कपड़ों की इस तरह की कोई दुकान भी होगी, उसे नहीं लगा था ये। लेकिन शायद ये कपड़े थे ही पाकिस्तानी औरतों के लिए बनाए गए। तभी तो दर्ग सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही शॉपिंग करके वापस आ गया था और उसके दौरान उसने उसके लिए 7 कपड़ों के जोड़े लाए थे। उसे तकरीबन सारे ही कपड़े बहुत पसंद आए थे और जिस तरह वो घर की अलमारी में उसके कपड़े लगाती थी, आज उसने अपने कपड़े भी अपनी जगह बना कर रख लिए थे, क्योंकि 6 महीने तक जब तक वो उसके घर पर थी उसके हर चीज़ पर उसका इरादा था और इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि दर्क उसकी इस बात को किसी अंदाज में ले लेता है या, क्योंकि दर्क ने यही कहा था कि वो सबके सामने उसकी बीवी बनकर रहेगी और अगर वो उसकी बीवी बनकर रहेगी तो फिर तो उसकी हर चीज़ पर उसका पूरा हक बनता था और वो अपने हक में आई हुई चीज़ों को इस्तेमाल क्यों ना करे। वो घर वापस आया तो उसके हाथ में एक सीवी थी जो कि बिल्कुल परफेक्ट और सच सच थी। ये लो तुम्हारी सीवी, इसमें किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं है, जैसे तुम चाहती थी बिल्कुल वैसी ही बनी है। लेकिन इसके हिसाब से मुश्किल ही है कि तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद आज सुबह की अखबार पर एक और जगह नौकरी के बारे में पता चला है, तो वहाँ पर ट्राई करो तुम, मुमकिन है नौकरी मिल जाए, चांस कम है। वेट्रेस की नौकरी है, जिस तरह की तुम्हारी सीवी है इस हिसाब से तुम्हें इस तरह की नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हें सुबह यहाँ पर ले चलता हूँ, नहीं तो परसों से अखबार पढ़ना शुरू कर दो। अखबारों में बहुत सारी नौकरियों के लिए एड्स आते हैं, जो समझ में आए तो ट्राई कर लेना। अगर मिल गई तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, अगर नहीं मिली तो कुछ समझ कर कबूल कर लेना। मगर फ़िलहाल मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बात ख़त्म करते हुए बोला तो वो फ़ौरन उसके लिए खाना लेने जा चुकी थी।
अगले दिन वो फिर से नौकरी की तलाश में गई थी, लेकिन वहाँ से भी उसे यही जवाब मिला। वो सख्त मायूस हो चुकी थी। पता नहीं उसे नौकरी मिलनी भी थी या नहीं, और अगर उसे नौकरी नहीं मिलती तो फिर क्या होता? क्या वो उस जैसी बीमारी लड़की को अपने साथ रखता? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ऐसी बीमार लड़की को सारी ज़िंदगी अपने ऊपर बोझ नहीं बना सकता था। उसने खुद भी किसी पर बोझ ना बनने का इरादा किया था। अगर वो अपना इलाज नहीं करवा सकती थी तो वो किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। वो फैसला कर चुकी थी कि अगर उसे नौकरी ना मिली तो वो पाकिस्तान वापस चली जाएगी। उसका यहाँ रहने का कोई भी इरादा नहीं था। वो शख्स पहले ही उस पर बहुत सारे एहसानात कर चुका था। अब वो उस और एहसान तले दब नहीं सकती थी। उसने वापस जाना था, मगर उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वापस जा पाती। काश वो अपने बलबूते पर कुछ कर सकती। कितनी लाचार और बेबस थी वो, अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी ही सोचों में गुम न जाने कहाँ कहाँ पहुँच चुकी थी। काश वो किसी तरह अपनी मदद कर पाती। अब मायूस होने लगी थी। वो घर वापस आया तो देखा वो सोफे पर सो रही थी। वो उसके पास आते हुए उसे जगाने लगा। वो कहीं बाहर से यहाँ पर सोने के लिए उसे मना कर चुका था, लेकिन ये लड़की उसकी बात मानती ही नहीं थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बुखार में झुलस रही है। वो उसकी तरफ झुकते हुए उसकी काल को थपथपाने लगा, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। वो परेशानी से उसे उठाकर अस्पताल ले आया था। डॉक्टर ने उसकी खुशी की वजह टेंशन बताई थी। यकीनन उसे नौकरी की भी कोई परेशानी थी, लेकिन वहाँ से सारी ज़िंदगी अपने बलबूते पर खिला ही सकता था। ये बात ठीक थी कि वो उससे तो कि वो उसे तो क्या, उस जैसे हज़ारों को अपने साथ रखकर उनका खर्चा उठा सकता था, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। नौकरी तो उसे हर कीमत पर करनी थी। वो उसे वापस घर ले आया तो सोसाइटी के तकरीबन सभी लोग बारी-बारी उससे मिलने के लिए आए थे। उन सब के सामने उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी, जबकि उसके सामने तो वो कुछ बोलती ही नहीं थी। अगर बोलती तो सिर्फ मुँह में, वो खुलकर सुन नहीं पाता। उसने एक बार फिर से नौकरी के लिए उस पर ज़ोर डाला। वो एक बार फिर से कोशिश करने लगी, और आज एक और जगह मायूस होकर लौटी थी। कल से दर्द भी उससे काफ़ी रूडली बात करता था। आ गई तुम वापस? इंटरव्यू देने गई थी ना, क्या बना? वो उसके सामने बैठा उसे देखकर पूछने लगा। नौकरी नहीं मिली। मेरी तालीम भी कम है और मेरी सेहत भी उस नौकरी को इजाज़त नहीं देती। वो सर झुकाए करार जुर्म कर रही थी। "हम्म, तो फिर तुमने क्या सोचा? तुम्हें पता है तुमने कल मेरा कितना खर्चा करवाया है? तुम्हारे पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बताऊँ तो अब तक मैं तुम पर अपने 7 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, तुम्हारे खाने पीने और रहाइश का खर्च अलग करके। और जिस तरह से तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, मुझे तो यही लगता है कि मैं अपने पैसे गलत जगह लगा रहा हूँ। तुम्हें किसी किस्म की वापसी की उम्मीद ही नहीं लगा सकता। वो शायद शर्मिंदा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शर्मिंदा करके कौन सा उसके पैसे मिल जाने थे। वो सर झुकाए वैसे ही खड़ी रही। यहाँ पर तो फिर उम्मीद थी कि अगर नौकरी मिल गई तो वो जैसे तैसे करके ये पैसे वापस कर देगी। पाकिस्तान में तो अपनी काबिलियत के हिसाब से किसी नौकरी का सोचते हुए वो ये अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसके पैसे वापस करते करते वो बुढ़ी हो जाएगी। बाकी सबके सामने तो तुम्हारी ज़ुबान कींची की तरह चलती है, ये मेरे सामने आकर बंद क्यों हो जाती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। खैर, तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास, बोलो करोगी? वो उसे देखकर पूछने लगा तो परी ने फ़ौरन ज़ोर और शोर से हाँ में सर हिलाया। हाँ, मगर मुँह से कुछ भी नहीं बोली, और उसकी इस आदत से उसे चिढ़ थी। वहाँ टेबल पर न्यूज़पेपर पड़ा है, उसे उठाकर लाओ और यहाँ पर खड़े होकर 50% आवाज़ में पढ़कर सुनाओ। तुम्हारी आवाज़ अगर 50% से 1% भी कम हुई तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। वो पुरसकून अंदाज में उसे कहता टांग पर टांग रख के चाय का कप उठाकर पीने लगा। बस इतना ही का खुश हुआ उसका। उसने फ़ौरन से भागकर टेबल से न्यूज़पेपर उठाया, उसके सर पर आकर खड़ी हुई। 50% आवाज़ कितनी थी उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये नौकरी अब तक की वो नौकरी थी जो उसकी सेहत पर भी सूट करती थी। शुरू करो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? वो उसे ज़रा सख्त आवाज़ में बोला तो फिर परी हाँ में सर हिलाती न्यूज़पेपर की जानिब देखने लगी। चीतू चमकम जगन, ये क्या लिखा है? ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा और समझ में नहीं आ रहा। उसने शुरुआत जितने ज़ोर और शोर से की थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ इतनी कम हो गई कि दर के कानों तक पहुंच भी नहीं पाई। जैसा पढ़ा जा रहा है पढ़ती जाओ, ये अखबार चाइनीज़ में है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं। उसने एक और धमाका किया। परी उसे घूर कर रह गई। अगर वो इस वक्त उस शख्स के रहम करम पर ना होती तो ज़रूर साइड पर रखा हुआ गमला उठाकर उसके सर पर मारती। साइको, वो ज़ेर रब बड़बड़ाई, उसके कभी ना समझ आने वाली अखबार को घूरने लगी। बचाओ बचाओ, वो नींद में बड़बड़ा रही थी जब दर की आंख खुली। परी उठो, क्यों चिल्ला रही हो तुम? वो उसका कंधा हिलाते हुए उसे जगाने लगा।
वो आंखें खोलती अनजान नज़रों से उसे देखने लगी। क्या मसला है तुम्हें? क्यों आधी रात को मेरी और अपनी नींद हराम कर रही हो? बल्कि अपनी नहीं, मेरी सिर्फ। खुद मज़े से नींद में बोले जा रही हो। आप घूर क्या रही हो? यादाश्त भूल गई हो क्या? बताओ मुझे, क्यों चिल्ला रही थी? तुम कोई बुरा ख्वाब देख रही थी क्या? अगर हाँ तो मुझे थैंक यू बोल सकती हो, मैंने तुम्हें बचा लिया, वो उसे देखते हुए बोला। कुछ दिन पहले भी वो उसी तरह नींद में बड़बड़ा रही थी। उस दिन पहले तो वो उसकी बातें सुनने की कोशिश करता रहा कि वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन फिर उसकी बेचैनी को देखते हुए उसने उसे नींद से जगा दिया था, और आज भी ऐसा ही हुआ था। शायद कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। थैंक यू, वो नींद से भरी आंखों से उसका शुक्रिया अदा करती दोबारा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। दर्क ने उसे गौर से देखा। वो एक बार फिर से गहरी नींद में उतर चुकी थी। वो नफ़ी में सर हिलाया और अपने सर तकिए पर रख लिया। पिछले 3 दिन से वो उसकी नौकरी कर रही थी। पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबान के ख़बरात वो उससे सुनता था। वो अपनी आवाज़ कम कर देती तो वो ज़रा सख्ती से घूरता और उसकी आवाज़ अपने आप ऊपर तेज़ हो जाती। उसने शिद्दत से खुद को कोसा था। आखिर कौन सा मनहूस वक्त था जब वो उसकी नौकरी करने को तैयार हो गई। उसे दर की नौकरी करने के बजाय बाहर कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए थी। सड़क पर झाड़ू लगा लेना उसके जाए चाइनीज़ ज़ुबान के अखबारात से आसान था, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब तो चिड़िया खेत चुग गई थी। अब तो अगले आने वाले 6 महीनों में उसे ये नौकरी करनी थी, जबकि सोसाइटी में वो काफ़ी आसानी से रहने लगे थे। सारी सोसाइटी को अब उन लोगों पर कोई शक नहीं था। परी की मेल जोल वाली नेचर की वजह से सभी उनके घर आने जाने लगे थे। वो तो अब भी सबसे कट कर रहता था, लेकिन शाम को जब घर आता तो अगर कोई बाहर बैठा होता उसे हेलो ज़रूर करता, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो कभी उन लोगों की तरफ देखता भी नहीं था, और ये लोग भी ज़्यादा उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब परी की वजह से हालात में कुछ बदलाव आ गया था। अब यहाँ मौजूद सारे ही लोग उसे भी पसंद करने लगे थे, जबकि वो तो वैसा ही था जैसा पहले दिन से। उसके ज़ात में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी। उस इज़्ज़त और मोहब्बत की वजह परी थी। अपनी खूबसूरत नेचर की वजह से वो हर किसी को पसंद थी, और उसकी वजह से ही वो उसे पसंद करने लगे थे। अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुकी थी। आप ऐसे ही उनका ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पर देते रहें। फिर जल्द ही उनकी एडमिट डिटेल्स देंगे, ताकि आप इन्हें अस्पताल में एडमिट करवा सकें। वो उसे अस्पताल लेकर आया था। डॉक्टर चेकअप करने के बाद तर को बताने लगे, अस्पताल में एडमिट क्यों करना था? आप ही कह रही हैं कि वो ठीक हो रही है, तो ठीक हो रही है तो उसे अस्पताल में रखने की क्या ज़रूरत है? दर्क ने परेशानी से पूछा। ज़रूरत तो है, हम आपको भी उनकी बीमारी की मुकम्मल तफसील बता चुके हैं। जब तक उनका जिस्म खून बनाना शुरू नहीं कर देता, तब तक हमें इन्हें अस्पताल में रखना होगा। इनके अंदरूनी सेल खून बनाने के लिए अभी मुकम्मल तैयार नहीं है। ऐसा अमूमन तब होता है जब बच्चा या बच्ची डिलीवरी के वक्त से पहले पैदा हो जाए। मतलब कोई 7 माह या 8 माह का बच्चा हो तो उसका जिस्म अभी पूरी तरह काम करना शुरू नहीं करता। लेकिन अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, ताकि वो बचपन में ही ठीक हो जाए। और अगर उसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, ये बीमारी जन्म लेती है जो इस वक्त आपकी वाइफ को है। इस वक्त तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ख्याल से वो 7 मंथ चाइल्ड हैं, यानी कि बच्चा जो दशत अपनी माँ के पेट में पाता है, वहीं उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। ये 9 महीने एक बच्चे के लिए बेहद अहम होते हैं। अगर उन 9 महीनों में बच्चे का ठीक तरह ख्याल ना रखा जाए तो ऐसे केसेस सामने आते हैं। ये बीमारी इतनी ज़्यादा आम नहीं है। मेरा मतलब है, हर 7 माह वाले बच्चे को ज़रूरी नहीं कि ये बीमारी हो। ये बीमारी सिर्फ चंद एक लोगों को ही होती है। ये बीमारी ज़ाहिर होती है कमज़ोरी से। इससे बच्चे सेहत नहीं पकड़ते। इस बीमारी ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ आदतों से इस बीमारी को शुरू में ही कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इस बीमारी में पेशेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं, बेहद कम बोलते हैं। डॉक्टर अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबकि उसके जहन में परी घूम रही थी। वो तो इतनी ज़्यादा सोशल थी, सबके सामने कितना ज़्यादा बोलती थी, सिर्फ उसके सामने उसकी बोलती बंद रहती थी। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी वो। उसकी सारी आदतें इस बीमारी के बिल्कुल खिलाफ थी। अच्छा ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि इस बीमारी पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? परी के मुताबिक उसे ये बीमारी पिछले 1 डेढ़ साल से है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इसका कंट्रोल मुमकिन है? वो इसकी लंबी लंबी तकरीरों से तंग आते हुए पूछने लगा। जी हाँ, इलाज मुमकिन है, इस पर अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उनका 3 दफ़ा ब्लड चेंज कर दिया गया है और 3 अलग अलग खून भी लगाया गया है। उनकी बीमारी पर गौर किया जाए तो अगर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है तो शायद वक्ती इलाज के लिए हमें भी उन्हें खून लगाना पड़ेगा, या शायद ब्लड चेंजिंग, लेकिन इससे आगे जाकर काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हर जिस्म अपना खून खुद बनाता है, लेकिन उनका जिस्म खून बनाने के बजाय खून सुखा देता है। उनके जिस्म के अंदर जो खून की नलियाँ हैं, वो बेहद कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से उनका जिस्म बाहर वाले खून को एडजस्ट नहीं कर पाता। कोई उनकी तबीयत
हर दर्जा बिगड़ जाती है। देखें डॉक्टर, आप कब से अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप मुझे साफ बताएं कि इलाज कैसे करना है। मुझे नहीं जानना इसकी बीमारी और जिस्म के अंदर क्या क्या हो रहा है इसके बारे में, और ना ही मैं इस बारे में कोई मालूमात रखता हूँ। मैं जितना पूछ रहा हूँ आप उतना ही बताएं, इतनी ज़्यादा तफसीलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट बताएं। वो बेहद बिगड़ कर बोला। जी मैं आपको ही बता रही हूँ कि आपको इन्हें अस्पताल में एडमिट करना होगा, क्योंकि जब वो 1 हफ्ते तक ही अस्पताल में रहेंगी तभी हमें पता चलेगा कि उनकी किस चीज़ का डर, कि उन्हें किसी चीज़ का डर तो नहीं है, क्योंकि आपके मुताबिक वो किसी चीज़ से नहीं डरती, जबकि हमारे मुताबिक उनके खून सूखने की वजह उनका डर है। खून सूखने की दो बड़ी वजह होती हैं, सोच या डर। ये दोनों चीज़ें इंसान को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती हैं। जैसे जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तब हमारा पूरा जिस्म हमारे साथ काम कर रहा होता है। हमारा जहन ही नहीं बल्कि हमारा पूरी बॉडी उस चीज़ के साथ ही रिलेट कर रही होती है। लेकिन ये एक पॉजिटिव वर्क है अगर आप अपनी सोच पर कंट्रोल कर सके तो। दूसरी वजह डर। ऐसा ही होता है, डर के वक्त अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है तो हमारा पूरा जिस्म कांपता है, यहाँ तक कि हमारी आंखें तक हरकत करती हैं, दिल का ज़ोर से ना धड़कना वगैरह। मतलब कि डर के वक्त भी हमारी पूरी बॉडी काम कर रही होती है और डर हमें नेगेटिव की तरफ लेकर जाता है। यानी कि हमारी बॉडी डरना नहीं चाहती। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डर होता है तब हमारा खून सूखता है। कुछ लोगों का कहना है कि डर दिमाग के अंदर बनता है, लेकिन ये गलत बात है। डर पूरे जिस्म को काबू करता है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में डर से बड़ी बीमारी और कोई नहीं। डर हमारे अंदर पूरी तरह इफ़ेक्ट करता है, ये हमारा खून भी सुखा देता है। आम इंसान का 10%, जबकि इस बीमारी वाले पेशेंट का 90%। उनकी वाइफ की बीमारी के इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले उनका डर उनके अंदर से निकालना होगा, क्योंकि जब तक वो इस डर से बाहर नहीं निकलती तब तक उनका इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने उसे पूरी तफसील बताई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे किसी चीज़ से खौफज़दा है जो उसकी बीमारी के रिलेटेड हो। मुझे लगता है ये एक आम सी बीमारी है और आप उसे लंबा लेकर जा रही हैं। आप जल्दी इलाज नहीं कर सकते, इसका मतलब कि उसे एडमिट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। वो कुछ सोचते हुए कहने लगा तो डॉक्टर ने नाम सारे लाया, लेकिन काफ़ी देर के बाद बोली, मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ, मैं आपको 1 हफ्ता देती हूँ, आप मुझे उनके डर की वजह बताएं, वो किस वजह से खौफज़दा है। अगर आप उसकी वजह तलाश कर सकते हैं तो हम उनको एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनके डर की वजह ढूंढने में नाकाम रहे तो आपको 1 हफ्ते के बाद खुद ही उन्हें अस्पताल में एडमिट करना होगा। ठीक है, मैं इसके डर की वजह ढूंढ लूँगा, और ना ढूंढ सका तो फिर अगले हफ्ते मैं उसे अस्पताल में एडमिट करवा दूंगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा था। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। दर्द गाड़ी में भी मुसलसल एक ही चीज़ सोच रहा था, आखिर वो किस चीज़ से खौफज़दा है, कौन सी चीज़ है जो उसे डराती है, किस चीज़ का खौफ है उसे। पिछले 2 हफ्तों में उसे तो ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी जिसकी बीमारी को पूरी तरह समझने के लिए उसके अंदर का डर जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन शायद वो अपना डर खुद तक महदूद रखने का फ़न जानती थी, या वो अपना डर सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। लेकिन उसे कैसे भी उसका डर जानना था। वो उसे अस्पताल में नहीं रख सकता था। इंस्पेक्टर तारक ने उसे एक और अहम काम दे दिया था जिसमें वो किसी भी किस्म की गलती नहीं कर सकता था। शायद उसे इस काम के लिए कुछ दिन तक बाहर जाने की भी ज़रूरत पड़ती। वो उसे अकेले अस्पताल छोड़कर हरगिज़ नहीं जा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि उसका इलाज हो जाए। वो एक मुकम्मल ज़िंदगी जिए, ना जाने क्यों, लेकिन उस दिन उसकी तकलीफ़ देखने के बाद वो उसे मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। वो बेहोश हो गई थी, लेकिन बेहोशी के दरमियान जिस तरह से उसका वजूद कांप रहा था, उससे लिए उसे लगा था कि शायद वो ज़िंदा नहीं बचेगी। उस लड़की के साथ कहने को उसका कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के निकाह में थे। कोई रिश्ता ना होने के बावजूद कुदरत ने उन दोनों को बेहद हसीन रिश्ते में बांध दिया था। शायद इस रिश्ते की ही ताकत थी जो उसे परी की जानिब खींचती थी। वो उस लड़की को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। उसे घर छोड़कर वो अपने काम के सिलसिले में आगे बढ़ गया, जबकि वो पुरसकून सोसाइटी की आंटी के पास चली गई थी जिन्होंने आज उसके लिए कुछ बनाया था। दर्द उसे मना करता था, उन लोगों के साथ ज़्यादा अटैच मत हो, किसी के साथ ज़्यादा अटैच होना ही नहीं चाहिए। ये बाद में हमें तकलीफ़ देता है, लेकिन परी को उसकी फ़िलॉसफी बिल्कुल समझ नहीं थी, ना ही पसंद थी। वो सब से मिलजुल कर रहना पसंद करती थी। उसे अच्छा लगता था बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारना। उसे सबसे बुरा ये जान के लगता था कि उन सब लोगों के बच्चे अपना अपना घर बसाकर यहाँ से जा चुके हैं। अगर कभी माँ बाप की याद आ जाए तो एक बार देखने आ जाया करते हैं। यहाँ का रिवाज ऐसा ही है, एक घर में कम अज़ कम से कम लोग रहते थे। बच्चों के लिए बालिग होते ही शादी के बाद अलग घर ले लेना ये कोई बहुत बुरी बात नहीं थी, लेकिन इस चीज़ ने परी को दुख दिया था। सारी ज़िंदगी वालिदैन अपनी औलाद को पालते रहे और जब औलाद कुछ काबिल बने तो अपना घर बसा ले। वो घर आया तो परी किचन में मसरूफ़ थी। खाना लाओ, भूख लगी है। वो सोफ़े पर बैठा कहने लगा, खाना अभी बन रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप इंजॉय करें। आप ऐसा करें, टीवी लगा लें, इसमें बहुत सारे चैनल आते हैं, आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा। वो उसे मुस्कुराते हुए बोली।
हाँ, थैंक यू सो मच। तुमने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस पर डिश लगी हुई है। मैं तो आज पहली बार इस यहाँ पर बैठकर टीवी ऑन कर रहा हूँ ना। हद होती है, किसी चीज़ की भूख लगी है, मुझे खाना लाओ। मेरा कोई मतलब नहीं है, खाना लेट है, अभी बना नहीं है, या वक्त पर नहीं है, मुझे खाना अभी चाहिए। पाए बना रही हो जो इतना वक्त लग रहा है, सारा दिन क्या करती रहती हो तुम जो वक्त पर खाना नहीं बना सकी। वो बेहद दूसरे से बोल रहा था। पर ये चीज़ काफ़ी दिनों से नोट कर चुकी थी कि वो भूखा बहुत कच्चा है। खाना उसे वक्त पर ही चाहिए होता था, लेकिन आज कल सोसाइटी में चले जाने की वजह से उसका खाना लेट हो गया था, वरना रोज़ तो वक्त पर ही बना लेती थी। वो क्या है ना, बाहर सामने रज़िया आंटी है ना, आज उनके बेटे की बर्थडे थी और उनका वो बेटा ना 7 साल का था जब फोत हो गया। वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। उनकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, वरना मैं कब का खाना बनाकर फारिग हो जाती। वो आंखों में नमी लिए बताने लगी, किसी का बेटा मरे या वो आंटी खुद मरे, मेरा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम अपना काम वक्त पर करना। मत भूलो कि ये काम तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो, ताकि मेरा कोई एहसान तुम पर ना हो, ताकि मैं तुम्हें बाद में ये ना कह सकूं कि इतने दिन से तुम यहाँ फ्री में मेरा दिया हुआ खाना खाती रही हो या फिर मेरे घर में रहती रही हो। मेरे एहसान उतारने के लिए नौकरी करना चाहती थी तुम, क्यों? कि तुम मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जो काम तुमने अपने सर पे लिया है वो वक्त पर करो। इन सब के साथ रिश्तेदारियां बनाना तुम्हारे काम में शामिल नहीं है, वो बेहद सख्ती से बोला। जबकि परी को उसके अल्फाज पर गौर कर रही थी। कितनी आसानी से वो उस आंटी के मरने की बात कर रहा था जो अपना 7 साल बच्चा खो चुकी थी। आज उनके आंसू देखकर वो उनके सामने बेबस हो गई थी, लेकिन अब सोच रही थी कि काश वो वक्त पर घर आ जाती तो यकीनन वो उनके खिलाफ ये बात तो ना करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिली उसके सामने आ रही थी। उस शख्स को किसी से कोई लेना देना नहीं था। प्यार मोहब्बत जज्बात एहसास किसी के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं था। वो एहसास से आ रही शख्स था, उसके अंदर किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं था। वो उसे यूं देखकर बहुत मायूस हो गई थी। क्या उसके ऐसे रवैये के पीछे कोई वजह थी? क्यों था वो ऐसा अजीब सा? कभी इतना अच्छा हो जाता था तो कभी इतना रूड। बाहर तो सब लोग उसे पत्थर दिल कहते थे, सबका कहना था उसे किसी के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि दर्द को फ़र्क पड़ता है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का उससे कि ज़ात पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करता, वो अपनी ज़ात में छुपा हुआ है। वो नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में जानें, वो अपने आप को छुपा कर रखना चाहता है, लेकिन ऐसा शख्स तो खुद में ही घुट-घुट कर अपना आप ख़त्म कर देता है। और परी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो चाहती थी वो भी उसके साथ हँसे-मुस्कुराए ज़िंदगी को जीने की कोशिश करे, और वो जानती थी ऐसा ज़रूर होगा। बस एक बार उसके सामने ज़ाहिर तो हो। परी ने फ़ैसला किया था कि वो उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करेगी, वो उसे जानने की कोशिश करेगी। वो नहीं जानती थी दर्क इस रिश्ते को मानता था या नहीं, लेकिन उसके निकाह में आने के बाद वो इसके अलावा और कुछ भी सोच नहीं पाई थी। दर्क वापस आया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। आज खाना खाए बिना ही अपने कमरे में चला गया। आप खाना नहीं खाएंगे? उसका मूड देखकर पहले तो उसने चाहा कि वो उसके पास ना ही जाए, लेकिन फिर वो अपने दिल का क्या करती जो किसी को भूखा नहीं रखना चाहता था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, जब होगी तो बता दूंगा। वो ऑफ मोड के साथ बेड पर लेट गया। आखिर उसे हुआ क्या था? परेशानी से सोचने लगी। तुमने मेडिसिन ली है? थोड़ी देर के बाद जब वो बेड पर आकर लेटी तो दर्क ने पूछा। नहीं, जब आप खाना खाएंगी आपके साथ ही खाकर लूँगी, मुझे अकेले खाना नहीं खाया जाता। जब आपको भूख लगेगी मुझे बता दीजिएगा। वो उसे जवाब देती अपने तकिए पर सर रख चुकी थी। मैं किसी वजह से नहीं खा रहा था तो तुम तो खा लो। मरने का इरादा है क्या? और मेडिसिन नहीं लोगे तो काम कैसे बनेगा? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत किस हद तक ख़राब है। कम अज़ कम अपना ख्याल रखो। क्यों मरना चाहती हो तुम, लड़की? वो गुस्से से बैठकर उसे पूछने लगा। मैं अपना बहुत ख़्याल रखती हूँ और मेडिसिन पे वक्त पर लेती हूँ, बस अकेले खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। इसीलिए जब आपको भूख लगेगी आप मुझे बता देना, हम मिलकर खाना खा लेंगे। ठीक है फ़ाइन, जाकर खाना लेकर आओ। हद होती है किसी चीज़ की, ना अपना होश है और ना ही अपनी सेहत का। अगर अब तुम बीमार हुई ना तो कोई इलाज नहीं करवाऊंगा मैं। वो काफ़ी गुस्से से उसे डांट रहा था, जबकि वो मुस्कुराती हुई उठकर खाना लेने चली गई। उसकी तबीयत ज़रा सी ख़राब होती थी तो वह फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था। ये बात तो बहुत गलत थी, वो उसका इलाज नहीं करवाएगा। वो खाना लेकर आई तो दर्क बेड पर बैठा और उसके इंतज़ार में था। वो खाना रखने लगी तो दर्क ने एक डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। ये मोबाइल फ़ोन है, रख लो, ये आजकल हर इंसान की ज़रूरत है, और इससे तुम अपने हान बाबा को फ़ोन करके उनसे भी बात कर सकती हो। मुझे तो 3 बार इनका फ़ोन आया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तुमसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैं घर पर तो नहीं था, तो सोचा कि तुम्हारा ये मसला हल कर दूँ। अब तुम जब चाहो अपने हान बाबा से इस पर बात कर सकती हो। वो खाना शुरू करते हुए कहने लगा, जबकि उसके चेहरे की खुशी को वो नज़रअंदाज कर गया था।
थैंक यू सो मच। मैं खुद भी हाँ पापा से बात करना चाहती थी। वो खुशी से बोली तो दर्द सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए उसे खाने का इशारा करने लगा। उसके साथ ही बेड पर बैठकर वो भी खाना खाने लगी। दोनों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद उसने चाय बनाई थी। ये आदत उसने उसी ने डाली थी। खुद खाना खाकर चाय पीने की आदत थी और अब इसमें दर्द को भी अपने साथ आदी कर लिया था। क्या तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है, कोई डर? मेरा मतलब है तुम किसी चीज़ से खौफ ज़्यादा रहती हो। देखो, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से डरता है, उसमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूँगा, तुम अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है। डर क्या हो गया है आपको? क्या मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ से खौफ़ज़दा हूँ? कोई चीज़ नहीं है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। अगर कुछ होता तो आपको बता देती। हाँ, अगर डर के बारे में बात की जाए तो चूहा, सांप, कुत्ता ऐसे जानवरों से मुझे डर लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मेरी जान चली जाए या इनसे खौफ़ज़दा होकर मैं मर जाऊँ। वो पूरी ईमानदारी से बता रही थी। वो उसके चेहरे से ही अंदाज़ा लगा चुका था कि उसके लफ्ज़ों में कोई झूठ नहीं है। लेकिन फिर ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिससे वो इतनी ज़्यादा खौफ़ज़दा थी? यकीनन वो उस चीज़ का ज़िक्र भी नहीं करना चाहती थी और ना ही इस बारे में उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ जानना चाहता था। फ़िलहाल तो उसने हाँ में सर हिलाकर बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने सोच लिया था वो इस बारे में जानकर रहेगा।